डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल परिरा है और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं, लेकिन इस समय मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूं। यहां पर बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल वाला काम है। कई दिनों तक आपको भूखे प्यासे रहना पड़ता है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस मैक्सिकन दोस्तों ने करवा दिया था और मैं अल पासो शहर में पहुंच गया। अब मैं अमेरिकन बन चुका था। जैसे सपने मैंने देखे थे वैसे अभी तो पूरे होने वाले नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं महसूस करता गया जिस दलदल में मैं धंसता जा रहा हूं उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने मैक्सिकन दोस्त बनाए थे जब मुझे काम की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं यहाँ का सिटीज़न नहीं था। मैं तो 2 नंबर से यहाँ पर आया था। सीधे तरीके से आना बहुत मुश्किल वाला काम था। वीज़ा नहीं था मेरे पास, ना मेरे पास पासपोर्ट था। बॉर्डर क्रॉस करके आया था मैं, इसीलिए छिपकर रहना पड़ता था। मैक्सिकन दोस्त मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते। यहाँ एक लिक्वर स्टोर था जिसके नीचे बेसमेंट बनी हुई थी, और सुबह सुबह हम 5 बजे निकलते और रात को 12 बजे यहाँ आते। यहाँ ऐसे सोने का मौका मिलता था और एक फैक्ट्री में छिपकर काम करना पड़ता था। वहाँ पर गांजा चरस उगाए जाते थे और उन्हें बेचने का और पैकिंग का काम भी किया जाता था। शुरुआत में ही मुझे लगा था अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो मुझे डिपोर्ट नहीं करेंगे, जेल में भेजेंगे। लेकिन उन मैक्सिकन दोस्तों का कर्ज भी तो उतारना था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। खाने के पैसे, रहने के पैसे, कपड़े पहनने के पैसे, इतनी मैं कमाई नहीं कर पाता था जितना खर्च हो जाता था। अब समझ में आया इलीगल तरीके से किसी और देश में जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और अब मुझे उनके लिए वो काम करने पड़ते थे जो काम मैं जिंदगी में कभी करना नहीं चाहता था। नशीली चीज़ों को बेचने के लिए अलग शहरों में जाना, ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर जानवर तक ना रह पाएं। कभी कभी कुछ दिन गटर में बिताने पड़ते और वहाँ पर डील करनी पड़ती। उन नशीली चीज़ों को बेचना पड़ता, फिर मैं वापस आता अपने साथियों के साथ। उनका भी बुरा हाल था। इस हालात में 1 साल निकाला था। 2 दोस्त मारे जा चुके थे क्योंकि कई बार जहाँ पर हम छिपे होते वहाँ पर जहरीली गैस फैली होती तो सांस लेने में परेशानी होती। मैं 2 बार बचा था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त मारे जा चुके थे। फिर फिरौती के लिए काम करना, किसी को चोट पहुँचाना, किसी के घर को आग लगाना। मैं बच बच कर ये काम कर रहा था, लेकिन मुझे पता था इसका नतीजा बुरा ही होगा, लेकिन मैं मजबूर था। और फिर मैं वहीं पर पहुंच गया जहां मुझे होना चाहिए था, जेल में। और जेल में पहुंचने के बाद पता लगा जेल में सिर्फ सज़ा ही नहीं मिलती, बल्कि आपको बदला जाता है। जेल सुधारने के लिए नहीं होती, बिगाड़ने के लिए होती है। और वहाँ उन कैदियों के लिए वो काम करने पड़ते थे जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता था। वहाँ कई बार गैंग वॉर भी होती और उसमें हिस्सा तो लेना पड़ता। चाकू से किसी को नुकसान पहुँचाना पड़ता, और ऐसे मेरी सज़ा बढ़ती गई और मैं उम्र कैद की कगार पर पहुँचने वाला था सिर्फ 3 ही सालों में। अब मैं जानता था मैं जेल से कभी बाहर निकल नहीं पाऊँगा, अपनों से दोबारा मिल नहीं पाऊँगा। मेरी एक टांग पर इतनी ज़्यादा चोट लगी थी जब कुछ गैंगस्टर्स ने मुझ पर हमला किया था। मेरे साथियों ने मुझे बचा तो लिया था, लेकिन मेरी टांग की इतनी हड्डियाँ टूटी कि मेरी टांग अब सही से काम नहीं कर रही थी। खोपड़ी पर भी 2 कील के निशान थे, और ये तो बस छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेरा पूरा शरीर सही से बताऊं तो टूट फूट चुका था। चलने में परेशानी होती थी, चमड़ी सख्त हो चुकी थी। मैं नर्क में था।
मुझे बस यहां से बाहर निकलने का मौका चाहिए था, लेकिन जिस जेल में मैं था यहां से कोई बाहर निकल नहीं पाता बिना मरे। चाहे कोई निर्दोष ही यहां पर पहुंच जाए, वह अपने आप दोषी बन जाता है। ऐसे हालात में कोई सुधरता नहीं बल्कि सिर्फ बिगड़ता है। लेकिन उस रात 12 बजे ऑफिशियल्स जब जेल में आए थे, कैदियों को उठाया गया और मैं खुद हैरान था, रात को हमें क्यों उठाया गया है? क्या चेकिंग होने वाली है जो अमूमन रात को होती थी? फिर हमें एक खास कमरे में भेजा जा रहा था एक एक करके, और जो भी बाहर आता उसे किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं होती जब तक सबका इंटरव्यू ना हो जाए। मैं भी उस कमरे में गया था। मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे और मैं खुद को निर्दोष बता रहा था। बहुत सारी बातें हुई मुझसे और फिर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो? एक बहुत मुश्किल वाला काम है, लेकिन यहां से अच्छा है। क्योंकि मैंने पहले उन्हें कहा था कि अगर आप मुझे यहां पर मरवा दें लेकिन मुझे बस दर्द ना हो तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं यहां पर रहना नहीं चाहता, बस आप कोई जहर का इंजेक्शन दे दे मुझे, जिससे बस दर्द ना हो, मैं सो जाऊं और दोबारा कभी ना उठूं। शायद ये बात उनको अच्छी लगी थी और उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था। मुझे नहीं पता किसके लिए सिलेक्शन किया, लेकिन 7 दिन बाद कागजाती काम कर दिया गया था और मुझे बताया गया मुझे जेल से बाहर भेजा जा रहा है। मैं आज़ाद होने वाला हूं और मैं हैरान था। आज़ाद? ये क्या करिश्मा हो गया? मैंने बस उनसे बात की है, ऐसा क्या कह दिया मैंने कि वो मुझे आज़ाद करने वाले हैं? और फिर मुझे सच्चाई का पता लगा था। मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक खुफिया जगह पर भेजा जा रहा था। वैन चारों तरफ से बंद थी। मेरे साथ 2 पुलिस वाले थे जो मुझे कह रहे थे कि इससे अच्छा तो जेल में रह लेते, अब वहां पर तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होगा, अब दर्द तो होगा तुम्हें, तुम सोच तक नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं जानता हूं पुलिस वाले जब कोई आज़ाद होता है उसे जानबूझकर गिराने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर रहकर भी वो असली से जिंदगी जी ना पाए। मैं उनकी बातें अनसुनी कर रहा था, लेकिन मुझे 5 बार गाड़ियों से निकाला गया, दोबारा अलग गाड़ी में डाला गया। मुझे यहां से बहुत दूर भेजा जा रहा था। गर्मी का एहसास हो रहा था, यानी कि मैं किसी रेगिस्तानी इलाके की तरफ बढ़ रहा हूं। उसके बाद एक खास जगह पर गाड़ी रुकी थी। जब मैं उससे बाहर निकला, मैं एक ऐसी जगह पर था जिसका मैं अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। एक खुफिया बंकर बना हुआ था और दूर दूर तक मुझे बंजर पहाड़ नजर आ रहे थे और रेगिस्तान नजर आ रहा था। ये नेवाड़ा लगता है, लेकिन नेवाड़ा में मुझे क्यों भेजा गया है? यहां पर क्या होने वाला है? और सीक्रेट बंकर में जब मैं नीचे गया था, मुझे बहुत इज्जत मिल रही थी। मैं बाकियों के साथ हाथ भी मिला रहा था और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। नीचे वाले एक कमरे में दोबारा वही लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे जिन्होंने जेल में मुझसे बात की थी, और अब वो मुझे सच बताने वाले थे। मुझे कहा गया, तुमने देखो मौत मांगी थी, यहां पर तुम्हें मौत तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है। डरो मत, एक्सपेरिमेंट के नाम से लोग डर जाते हैं कि हम तुम्हारे शरीर को फाड़ डालेंगे, काट डालेंगे या जहर इंजेक्ट करेंगे, दर्द होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और ना तुमने सुना होगा। इसके लिए तुम्हारी सिलेक्शन की गई है क्योंकि तुम उस जेल से बाहर निकलना चाहते थे, और ना सिर्फ तुम्हें जेल से बाहर निकाला गया है, अगर एक्सपेरिमेंट में तुम सफल होते हो और हमें जो हम चाहते हैं मिल जाता है तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी और जहां तुम जाना चाहो वहां तुम्हें भेज दिया जाएगा। कोई शर्त नहीं होगी। क्या तुम इस आज़ादी को पाने की कोशिश करना चाहते हो? अब कोशिश करनी होगी, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम पा सकते हो आज़ादी। मैंने कहा, जी बिल्कुल, बस इतना बता दीजिए कि मुझे दर्द तो नहीं होगा ना? बस मैं दर्द से डरता हूँ, वरना मैं अपना गला काट कर वहाँ भी मर सकता था। कोशिश की मैंने, लेकिन हिम्मत नहीं खुद को ऐसे काटने की। बाकी आप जैसा सही समझे, मैं तैयार हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट पर मुझसे साइन करवाया गया था। उसके बाद मुझे सीक्रेट बंकर में ट्रांसफ़र किया गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी मंजिल तक नीचे गया था। एक लिफ्ट थी जो काफ़ी नीचे तक जाती रही। फिर एक ट्रेन में बिठाया गया। अंडरग्राउंड ट्रेन थी जो नेवाडा के ऐसे रेगिस्तानी इलाके में एक सुरंग के जरिए आपको कहीं और लेकर जाती है।
और जहां पर मैं पहुंचा था ये एक सीक्रेट लैब थी। कोई नहीं बता सकता ये लैब कहां पर मौजूद है। और मुझे पता है अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जो आम लोगों को बताया नहीं जाता। तो ठीक है ना, मैं ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा हूं और एक मौका तो मिलेगा। वहां पर कई लोग थे, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों में, और कुछ आर्मी पर्सनल भी थे। और मैंने अब तक ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं की थी, और वो भी मेरे बारे में जानते ही होंगे। मैं यहाँ से भागने की कोशिश क्यों करूँगा। लेकिन जब मुझे उस लैब में पहुँचाया गया, वहाँ कई लोग थे जो बेड पर लेटे हुए थे और उनके सर पर अजीब सा हेलमेट लगाया गया था जिनमें कई सारी पाइप्स निकली हुई थी और कई सारी तारें निकली हुई थी। उनके शरीर में भी पाइप्स लगाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो सोए हुए हैं लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। उन सबको मैं देखता जा रहा। करीबन 40 से 50 लोग होंगे और सबसे पीछे एक और लाल रंग का बेड लगाया गया था और मुझे कहा गया, कल तुम्हें यहाँ पर लेटना है, तुम भी इनके साथ ही यहाँ होंगे और पूरी सच्चाई तुम्हें एक दिन में बता दी जाएगी। ये है वो प्रोजेक्ट। फिर मुझे अपने कमरे में भेजा गया। वहाँ पर बहुत अच्छा खाना पहले से रखा गया था। मैं तो टूट पड़ा, जानवरों की तरह। जेल में ऐसा खाना नहीं मिलता। मैं जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। फिर एक डॉक्टर ही होगा जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था, वो मुझसे मिलने के लिए आया और मुझे कहने लगा, ज़्यादा खाना मत खाओ। देखो, जेल में तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी खाने की एक सीमा होती है। उतना ही खाना खाओ जितना तुम पचा सकते हो। अब पूरी बात तो मैं तुम्हें बता ही दूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। मेरे शरीर को कोई काटा नहीं जाएगा, ना मुझे दर्द दिया जाएगा। मेरे शरीर पर एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक अलग दुनिया का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया को ढूंढ निकाला है जिसे वो एक अलग डायमेंशन मानते हैं। जैसे जब हम मरते हैं हमारी आत्मा किसी न किसी डायमेंशन में तो जाती है। अब भूत प्रेत वाला एक अलग डायमेंशन होता है। ऐसे ही कई डायमेंशंस हैं और उन्होंने एक ऐसा डायमेंशन ढूंढ निकाला है जिसका वो रास्ता बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आ गई कि उस डायमेंशन में हम तत्व को भेज नहीं सकते। यानी कि ना तो हम मशीन को भेज सकते हैं, ना इंसान को भेज सकते हैं। तो वहाँ पर हम परीक्षण करना चाहते हैं तो करें तो कैसे करें। लेकिन एक तरीका हमने ढूंढ निकाला है, वो है चेतना को शरीर से बाहर निकालना। वो एक अलग प्रोजेक्ट में हमें कामयाबी मिली है। यानी कि हम अपनी आत्मा को, जिसे चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस, उसे निकाल सकते हैं और किसी और जगह भेज सकते हैं। अब वो जो दुनिया है ना, वहाँ पर हमने पूरी तैयारी की है। हम कॉन्शियसनेस भेजेंगे, यानी कि इंसानी चेतना, इंसानी आत्मा, और फिर हम देखेंगे वहाँ पर क्या है, क्या ढूंढा जा सकता है, क्या पाया जा सकता है। लेकिन एक परेशानी है, अब तक हमने जितने लोगों को भेजा है उनकी वो चेतना, वो आत्मा वापस नहीं आई। क्योंकि एक चेतना अगर कहीं चली जाए वहाँ से वापस भी तो आनी चाहिए। इनके साथ क्या होता है हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये देखो 40 लोग हैं बाहर, वो भी वहीं पर तुम्हें मिलेंगे, तुम भी वहीं पर जाने वाले हो और सबने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। ये तुम्हारे लिए मौत भी समझ सकते हो, लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होगा। तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे तुम्हारा शरीर काफ़ी स्थिर सा हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। फिर तुम्हारी आत्मा यहाँ से निकलेगी और उस दुनिया में पहुँच जाएगी। तुम्हें वहाँ पर क्या है, क्या होता है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, वो सब जानना है। और पहले ये जो लोग हैं ऐसा कर नहीं पाए हैं, तो हम बार बार इंसानों पर इसका टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या तुम तैयार हो? वैसे तुमने साइन किया है। मुझे लगा चलो अगर मैं इसका हिस्सा बनूंगा कोई परेशानी थोड़ी ना है। वैसे भी मैं मरना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही मौत मिलती है तो भी ठीक है। मैंने हामी भर दी थी और अगले दिन सुबह 4 बजे मुझे तैयार किया गया। मुझे केमिकल से नहलाया गया था। उसके बाद वो हेलमेट मेरे सर पर लगाया गया था। कई सारी पाइप्स मेरे बाजुओं पर लगाई गई थी, लेकिन उससे मुझे दर्द नहीं हुआ था। फिर मुझे लेटा दिया गया। आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने लगा था और सबने अंगूठा ऊपर की तरफ कर दिया था कि तुम तैयार हो। फिर काउंटडाउन शुरू हुआ था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर
पूरी तरह से शांति। मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आंखों के सामने अजीब सी रोशनी गोल गोल घूमने लगी, जैसे मैं एक सुरंग में हूं। अब उस सुरंग से मैं इतनी तेजी से निकल रहा था, लेकिन अपने शरीर को मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। एक झटके में मैं एक ऐसी जगह में पहुंच गया था जो दिखने में हमारी दुनिया ही लग रही, लेकिन बड़ी अजीब सी थी। जमीन काली थी, वहां पर काले काले रंग की कई पाइप्स पड़ी हुई थी। मैंने हाथ लगाकर देखा और फिर महसूस किया, अरे मेरा शरीर तो बिल्कुल जैसा शरीर है ही वैसा है। मैंने चूंटी काटने की कोशिश की, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बिना कपड़ों के था। मेरा ही शरीर, मेरे घुटने पर मुझे वो तिल नजर भी आ रहा था, लेकिन मेरी चेतना को यहां पर भेजा गया है। ये मेरा शरीर यहां पर कैसे? लेकिन अलग डायमेंशन है ना, अलग आयाम है। पता नहीं यहां पर क्या नियम होंगे, लेकिन हर तरफ पाइप्स ही पाइप्स हैं। बड़ी बड़ी पाइप चारों तरफ फैली हुई थी। वहां से थोड़ा मैं आगे निकला और आगे मुझे एक सड़क नजर आई। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी। ये कैसी जगह है? कहीं कोई मजाक तो नहीं? ये मुझे अलग आयाम तो नहीं लगता, अलग दुनिया तो नहीं लगती। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना शहर हो। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा था तो मुझे पीछे से आवाज सुनाई देने लगी। पीछे एक बड़ा सा गोला बना हुआ था, जैसे आधी कटोरी की तरह, कांच की कटोरी। ये एक आधे ग्लोब की तरह था, जिससे जब मैं बाहर निकला मुझे महसूस होने लगा मैं अब वापस नहीं जा सकता। और जैसे ही मैं उस ग्लोब के अंदर आया, मैंने महसूस किया कि अब मैं अपने शरीर में जा सकता हूं। बस मुझे सोचना है। और पीछे मुझे सुरंग नजर आने लगी, यानी अगर मैं इस ग्लोब के अंदर आ जाऊं तो वापस अपने शरीर के अंदर पहुंच सकता हूं। तो बाकियों ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की होगी? और आसपास मुझे पैरों के निशान नजर आ रहे थे। वो पाइप के आसपास मिट्टी और रेत भी था, उन पर पैरों के निशान थे, जूतों के निशान और पैरों के निशान। यानी पहले भी लोग यहां पर आ चुके हैं। जैसे कि बताया गया है, इस दुनिया में एक पोर्टल बनाया गया है जिससे कॉन्शियसनेस यानी चेतना भेजी गई है। तो और लोगों की चेतना भी यहां पर आई होगी और वो लोग सीधा आगे की तरफ गए हैं। मुझे ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, उनके पैरों के निशान भी ये दिखा रहे हैं कि वो भी आगे की तरफ गए हैं, लेकिन फिर वो पीछे नहीं आ पाए। इसका क्या कारण हो सकता है? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था और वहां पर कई पत्थर पड़े हुए थे और कुछ ड्रम भी थे। ऐसी चीजें थी जो हमारी दुनिया की लग रही, लेकिन यहां पर वो चीजें क्या कर रही हैं ये मेरी समझ से बाहर था। लेकिन इतना था, छिपने के लिए ठीक है, और यहां पर खतरा किस चीज से है मुझे वो पता लगाना था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जा रहा और वहां पर मुझे बिना पत्तियों वाले पेड़ नजर आए थे। बिना पत्तियों वाले पेड़ों के पीछे भी मैं छिप रहा, और एक पेड़, जब उसके पीछे मैं छिपा हुआ झांक रहा था कि खतरा किस चीज से है, उस पेड़ ने अपनी जड़ों से मुझे जकड़ लिया था। मेरे इर्द गिर्द पेड़ की जड़ें लिपट चुकी थी और फिर मुझे खींच कर वहां से दूर ले जाया जा रहा था। छोटे छोटे तो कई पेड़ थे, बरगद का विशाल महाविशाल पेड़, क्या बताऊं, इतना बड़ा था। और जब मुझे खींचकर उसके करीब ले जाया गया, एक टहनी पर मैं लटक चुका था और मैंने महसूस किया वहां पर ऐसे ही लटके हुए कई लोग थे जो मुझसे बात भी कर रहे कि तुम वहीं से आए हो, अब तुम भी यहां पर पहुंच गए, तुमने भी वो गलती की। आगे बढ़ते बढ़ते उन पेड़ों के पास नहीं पहुंचना था, वो पेड़ जकड़ लेते हैं, और अब तुम भी यहां आ चुके हो। वैसे हम मरेंगे तो नहीं, क्योंकि हमारा शरीर ये नकली वाला शरीर है, ना हमें भूख लगती है ना प्यास लगती है। वो बता रहे थे कुछ 30 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो कोई 50 दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ है। 50 ही दिन हो चुके हैं जब से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, और ये 40 लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हैं लेकिन वापस नहीं गए। कुछ को भेजा गया बचाने के लिए, लेकिन कोई भी वापस जा ही नहीं पाया। इकट्ठे भी लोगों को भेजा गया, लेकिन हर बार ये गड़बड़ हो ही जाती है। वो पेड़ जकड़ लेते हैं और ऐसे बड़े पेड़ पर टांग देते हैं। अब मैं भी उनकी तरह फंस चुका था और मैंने उन्हें कहा, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? उन्होंने कहा, बचने का कोई तरीका है ही नहीं, कोशिश करके देख लो। मैंने कोशिश की,
वो जो जड़ थी उसे बड़ी मुश्किल से मैंने हिलाया और उसके बीच से मैं निकला। लेकिन जैसे ही ज़मीन पर मेरे पैर पड़े, दोबारा जड़ों ने मुझे लपेट लिया और वहाँ पर टांग दिया। जितनी बार मैं कोशिश करता, नीचे पैर छूते ही दोबारा वो जड़ें मुझे लपेट लेती और उस पेड़ पर टांग देती। 10 से 15 बार मैंने ऐसा किया और उसके बाद मुझे लगा ये सब भी हार मानकर बैठे हैं और ऐसी हालत मेरी भी हो चुकी है। मुझे लगने लगा था कि उस पेड़ से बचकर निकला नहीं जा सकता, लेकिन फिर मैं कोशिश करना छोड़ नहीं सकता था। सभी कह रहे कोशिश मत करो, कोई खास फायदा नहीं होगा, अब तो ऐसे ही फंसे रहना होगा जब तक कोई यहाँ मदद के लिए नहीं पहुँचता। लेकिन यहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता था। ये जो ज़मीन थी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा काली, इस पर पैर रखते ही जड़ें निकलकर आपको पकड़ती और दूर दूर तक काली ही ज़मीन थी। बस ज़मीन पर पैर नहीं रखना है, ऐसे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन इन जड़ों को ढीला किया जा सकता है तो पकड़ा भी जा सकता है। मैंने खुद को थोड़ा ढीला किया, लेकिन मैंने खुद को छुड़ाकर नीचे पैर नहीं रखा, बल्कि वो जो एक लठ थी, एक जड़ थी, उसके सहारे पेड़ के और ऊपरी हिस्से पर चढ़ता चला गया। बाकी मुझे देख रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूँ, और मैंने महसूस किया वो जो जड़ें थी ना, वो हमारे शरीर को लपेटे हुए थी, जिससे हमें हेल्यूसिनेशंस महसूस होते और सभी मुझे ऐसे ही दिख रहे। मैंने जल्दी कोशिश की, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा समय बिताता शायद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ता गया और एक टहनी से फिसलकर पेड़ के नीचे आना चाहता था, लेकिन मैं ज़मीन पर पैर नहीं रखना चाहता था। क्या करूं कि बिना ज़मीन पर पैर रखे मैं यहाँ से निकल पाऊं। और सब मेरी तरफ देखने लगे थे और मैंने उन्हें कहा, जो जड़ ने तुम्हें लपेटा हुआ है उससे बाहर निकलो पहले। सब मेरी तरह वो पेड़ों की जड़ों से पेड़ के ऊपर चढ़ गए और तनों के सहारे काफ़ी नीचे तक पहुँचे और फिर कहने लगे, लेकिन ज़मीन पर पैर रखते ही हम दोबारा वो जड़ों की चपेट में आ जाएंगे, यहाँ से कैसे निकले। उनमें कुछ मरीन थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ क्रिमिनल थे और कुछ साधारण लोग थे जो कि इसका हिस्सा बने थे। लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की क्योंकि वो देर कर चुके थे। अब उन्हें महसूस होना शुरू हुआ जैसे उनका दिमाग बंद कर दिया गया था। मैंने जल्दी कोशिश की, लेकिन नीचे कैसे पहुंचे मैं सोच में पड़ा हुआ था। और इसका एक ही तरीका जो मैंने ढूंढ निकाला, वहाँ वो जो जड़ें थीं उस पेड़ से खींचकर तोड़ी भी जा सकती थी और उनकी जगह नई जड़ें आ जाती। लेकिन उस जड़ को अगर ज़मीन पर फेंको तो नीचे वाली जो जड़ें हैं उन्हें नहीं पकड़ती, उन्हें पहचान थी उसकी। तो मैंने उन जड़ों को लपेटकर पैरों के नीचे जूता बनाया और फिर ये कोशिश मैंने की थी। ज़मीन पर पैर रखते ही हरकत ज़रूर हुई, लेकिन किसी जड़ ने मुझे नहीं पकड़ा था। और फिर सबकी आंखें खुल गई। यहाँ से बचने का एक तरीका था, लेकिन उन्हें नज़र आया ही नहीं था। वो 40 लोग थे जिन्होंने वो जड़ों से जूते बनाए और नीचे पहुँचे और फिर उसी के सहारे आगे बढ़ते बढ़ते वो ग्लोब के पास पहुँचे थे। 40 लोगों को वापस लेकर मैं वहाँ आ चुका था और सभी एक साथ उठे थे और मेरे बारे में पूछ रहे थे। सब खुश थे। कोई 50 दिनों से वापस नहीं आया था। उनके शरीर में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था उन्हें जिंदा रखने के लिए, लेकिन मैं वापस तो आया, अपने साथ उन्हें भी लेकर आया, तो मेरा रुतबा बढ़ चुका था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से मुझे बाहर निकाला नहीं गया, बल्कि अब उन्हें वापस भेजा जा रहा था क्योंकि उन्हें मृत घोषित की तरह ही माना गया। लेकिन मुझ पर यह एक्सपेरिमेंट जारी रहेगा। मैं और आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे कोई परेशानी होती है और मैं वापस नहीं आता तो मुझे ढूंढने के लिए और लोगों को भेजा जाएगा और वहाँ से बचने का तरीका भी सिखा दिया गया था। यानी अब मुझे उस पेड़ से और आगे निकलना होगा, देखना होगा वो कैसी दुनिया है। पेड़ तक का सफ़र सबने किया था और सब वो बता चुके थे, लेकिन मुझे उससे भी आगे जानना था। और मैं ये भी समझ चुका था मैं कभी आज़ाद नहीं हो सकता। जिन्हें वापस भेजा गया है वो दोबारा जेल में या कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो उसकी सज़ा थी उन्हें वो दी गई क्योंकि वो पास नहीं हुए। लेकिन पास होना किसे कहा जा सकता है? मैं भी पास की श्रेणी में नहीं था। यानी बार बार वहाँ जाना होगा, वहाँ से बचकर आना होगा, और अगर मैं नहीं बच पाया तो मुझे मुर्दा मान लिया जाएगा, और बचकर आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मैं सफल नहीं माना जाऊँगा।
बार बार ये करना होगा। मैं बुरी तरह फंसा था। अगले दिन मुझे फिर से वहां पर जाना पड़ा और मेरे शरीर पर कुछ नहीं था और ना ही वहां पर वो लकड़ी का कोई हिस्सा, लेकिन पास वाले पेड़ के पास मैंने खींच कर उस हिस्से को लाया, उससे जूता बनाया। फिर उस काली मिट्टी पर मैं घूम सकता था, पेड़ों को छू सकता था, उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अपने हाथ से नहीं छूना, या कहूँ अपनी चेतना से नहीं, बल्कि उसी लकड़ी से, काली मिट्टी से मैं काफ़ी आगे गया था, फिर वापस भी आया था। उसके अगले दिन मुझे कहा गया मुझे और आगे जाना होगा, ढूंढनी होगी वो जगह जहाँ से कोई काम की चीज़ मिल सके। वो किसी हथियार को ढूंढना चाहते थे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसका वो इस्तेमाल कर सके ताकत के लिए। और मैं जानता था सरकार यही काम करवाना चाहती है। इससे कोई भलाई का काम नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसा पाना चाहेंगे वो जिससे किसी और देश को वो तबाह कर सके आसानी से। हमेशा से आविष्कार इसीलिए किए जाते हैं ताकि ताकत को बढ़ाया जा सके। इंसानियत के लिए काम तो कम ही किए जाते हैं, वो तो सिर्फ नाम के लिए किए जाते हैं। मैं भी मजबूर था, मैं बंधा हुआ था, कुछ कर नहीं सकता था। अगले दिन मैं चलने लगा। उस काली मिट्टी से मैं आगे निकला था। मुझे पिंजरे नजर आए थे। वो पिंजरे लोहे के नहीं थे, ना लकड़ी के थे, किसी अजीब सी धातु के थे। और वो पिंजरे छेदों के ऊपर रखे गए थे। ना उन पिंजरों को हिलाया जा सकता था, ना उनके अंदर जाया जा सकता था, लेकिन छेद से निकला अजीब सा काले रंग का जीव देखा। वो जीव मुझसे बात करने लगा था। मैं हैरान था, वो बोल कैसे रहा है और उसका एक आकार नहीं है, जैसे काले रंग का तारकोल अलग अलग आकार बना रहा हो। उसने इंसानी सा आकार बनाया था और फिर मुझे कहा था, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, मुझे क्या पता तुम कौन हो। उसने कहा, अच्छा तुम जानना चाहते हो, तो इतना जान सकते हो कि हम नीचे रहते हैं और ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं। जितने छेद हैं उन पर पिंजरे लगे हैं, ये यहाँ का नियम है। हम ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन बस इस पिंजरे के जरिए देख सकते हैं। फिर से नीचे जाना पड़ता है। ये पिंजरे को हटा सकते हो तुम? मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? उसने कहा, नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन एक ऐसे जीव का मैं भरोसा कैसे करता जो मेरी भाषा में मुझसे बात कर सकता हो। और जैसे उसकी लालसा मुझे महसूस हो रही, वो कोई साधारण जीव नहीं था, इस दुनिया का जीव था, तो उससे दूरी बनाना सही होगा। वो बार बार मांगता रहा कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन मुझे तरीका तक पता नहीं था। उसे आज़ाद करूं तो कैसे करूं? लेकिन मैंने पिंजरा छूने की कोशिश तक नहीं की। क्या पता उसे छूने पर वो मुझे पकड़े और मार डाले या हमेशा के लिए कैद कर ले। उससे दूरी बनाई, थोड़ा और आगे तक गया और फिर हिम्मत टूटी तो मैं वापस आ गया। और वापस आकर मैंने यही बताया कि पिंजरे के अंदर जीव है। वो पिंजरा किसी ने बनाया नहीं, जैसे अपने आप है। हमारी चेतना इन चीज़ों को समझने के लिए ऐसे कुछ दृश्य बनाती है। हो सकता है वो पिंजरा किसी अजीब से धातु का हो या किसी ताकत का हो जो उन्हें कैद करने के लिए है। मुझे कहा गया था कि कोशिश करके देखना, लेकिन मैं कोशिश करता तो कैसे? वहाँ हम किसी चीज़ को ले जा नहीं सकते और मैं उन्हें आज़ाद करना नहीं चाहता था। तो मैं वहाँ पर गया, उसे छुआ नहीं, थोड़ा आगे गया और वापस आकर यह कह दिया, मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मैं उस पिंजरे को छू नहीं सकता। वो काली ताकत उसके अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए मैं वहाँ पर बैठकर आया, उससे बातें करके आया। वो कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहता, वो अपनी आज़ादी चाहता है। इतना बताकर मैं आज़ाद नहीं था, लेकिन और आगे जाने को तैयार था। मेरी भी इच्छाएं बढ़ने लगी थीं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अलग दुनिया को दिखा सकता है। जानूं तो सही ये दुनिया है क्या, कैसे बनी और यहाँ क्या किया जा सकता है। चेतना को यहाँ भेजकर जानकारी पाने से मिलेगा क्या। मैं आगे बढ़ता गया और आगे मुझे सफ़ेद सड़क नजर आई। पूरी तरह से सफ़ेद सड़क थी वो, और आसपास काले रंग के पेड़। ये पेड़ जिंदा नहीं थे, मुर्दा पेड़ थे, जैसे बस आकृतियां बनी हुई हों, और उन पर चलते हुए मुझे लोग नजर आए। पेड़ों पर चल रहे, और पेड़ों की जो टहनियां थी एक दूसरे से जुड़ी हुई।
वो लोग पेड़ों के ऊपर से जैसे एक पुल बना हो चलकर आगे जा रहे। सड़क पर कोई पैर नहीं रख रहा। वो बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे, लेकिन वहां पर सिर्फ 40 लोगों को भेजा गया है। ये तो बहुत सारे लोग हैं। पीछे से कहीं अदृश्य तरीके से प्रकट हो रहे थे और आगे भी गायब हो रहे। बस इतना सा पुल था जिसमें वो मुझे नजर आ रहे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की क्योंकि मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। बड़ा अजीब सा पेड़ था। जैसे मैं उस पर चढ़ने की कोशिश करता, अपने आप वो सड़क से पीछे आ जाता किसी ताकत के जरिए। वो कौन से लोग होंगे? मेरी समझ से सब कुछ बाहर हो रहा था। लेकिन फिर एक से मैंने बात की। वो कह रहा था, क्या तुम मुझे दोबारा जिंदा कर सकते हो? उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें खुली। मैंने कहा, जिंदा? कौन हो तुम? उसने अपने बारे में बताया। मैंने उसकी जानकारी दिमाग में बसाई। वो तो चला गया आगे। उसने बताया उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही रहने वाला है, कैलिफोर्निया से। वापस आकर मैंने ऑफिशियल्स को ये जानकारी दी और 2 घंटे में मुझे जानकारी मिली। सच में एल्फ्रेड नाम का वो आदमी कुछ समय पहले मरा है। यानी जो मरे हैं उनकी आत्मा, उनकी चेतना उस रास्ते से गुजरती है, लेकिन उस दुनिया में नहीं रहती। बस मान लो वो एक रास्ता है जहां से वो गुजर कर जाती है। ये एक चमत्कार की तरह था और उस रात पार्टी हुई थी। सभी खुश थे। कुछ ऐसा पता लगा जो काम का था। यानी अगर कोई मर भी जाए कुछ समय तक, अगर हम इस दुनिया में जाएं, उससे बात कर सकते हैं। लेकिन वो खींचते हैं। वो एक छोटा सा रास्ता है, कह सकते हैं 100 मीटर का। 100 मीटर निकलने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। इतने में उनसे बात की जा सकती है। मरने के बाद भी किसी से बात करना एक चमत्कार के समान था, तो इसलिए वहां पर पार्टी मनाई गई। अगले दिन फिर से मैं उस पिंजरे के आगे से निकला था और ये वही तारकोल का जीव जो मुझे बुला रहा। जरा मदद तो कर दो, अपने जैसा ही समझो, मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं। और ये देखो, 2 टांगे 2 बाजू 1 सर, तुम्हारी तरह तो लग रहा हूं। अपने जैसा समझकर मदद की कोशिश तो करो। मैं उसके पास रुक गया और अब मैं जानना चाहता था वो बाहर निकलकर करेगा क्या। मैंने कहा, तुम्हारा ये पिंजरा है क्या? किसने बनाया और बाहर निकलकर तुम करना क्या चाहते हो? फिर उसने कहा, यह पिंजरा किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप बनते हैं। ये हमारी कैद की तरह ही है कि हम नीचे ही रहें, ऊपर ना आ पाए। अब कैसे बताऊं? तुम इंसान हो तो तुम्हारे बारे में मुझे पता है। तुम्हारी कैद तुम्हारा शरीर है। तुम अपने शरीर से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन देखो तुमने तरीका ढूंढ निकाला अपने शरीर से बाहर निकलना, इस दुनिया तक आना। बस ये तरीके हम ढूंढ नहीं सके हैं। हमारी कैद ज़्यादा तगड़ी है, ये पिंजरा। लेकिन अगर कोई ऐसा मदद करे जो इस दुनिया का नहीं है, फिर शायद हम इस पिंजरे से निकल पाएँ। इससे पहले भी मेरे जैसे कई इस पिंजरे से बाहर निकल पाए हैं। बस तुम भी मदद कर दो, मैं भी उनमें से एक बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, तुम में से जो पिंजरे से बाहर निकल पाए, मैं उन्हें देख सकता हूँ? क्या वो बाहर हैं? वो हंसने लगा, बिल्कुल मेरी हंसी की तरह। फिर कहने लगा, देखो अब क्या बताऊं, झूठ नहीं बोलते हम, लेकिन सच को छिपाया तो जा सकता है। मैं नहीं बताऊंगा उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे आज़ाद कर दो। तुम क्या चाहते हो बदले में? मैं तुम्हें बदले में बहुत कुछ दे सकता हूं। मैंने उससे जानना चाहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? तो उसने कहा, ताकत। मैं तुम्हारे शरीर में आ सकता हूं, तुम्हें ताकत दे सकता हूं। चेतना से भी मैं जुड़ सकता हूं। सोच लो, मदद बहुत कर सकता हूं। मुझे वो अपने पिंजरे के करीब बुला रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं पिंजरे के इतने करीब जाऊंगा तो वो मुझे छूने की कोशिश करेगा। वो उस पिंजरे से थोड़ा बाहर निकला और पहले ऐसे दिखा रहा था वो पिंजरे से बाहर निकल नहीं सकता। तारकोल की तरह थोड़ा बाहर निकला, फिर उसने मुझे छुआ। फिर हंसने की आवाज़। मैंने पूछा, तुमने मुझे छूने की कोशिश की? उसने कहा, मैंने सच ही बोला था ना, मैंने झूठ नहीं बोला। अब मैंने कोशिश की और मैं तुम्हारे शरीर की जानकारी पा चुका हूँ। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने पूछा उसे,
लेकिन वो मेरी यादों के बारे में कुछ नहीं जानता था, मेरी जानकारी के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन मुझे अच्छा क्या लगता है, मेरा शरीर कैसा है, मेरे शरीर में क्या क्या हो चुका है, ये सब बस मुझे छूने से वो जान चुका था। मेरी चेतना को छूने से उसने ये किया, और मुझे वो जो उसका पिंजरा था उसकी धातु का रंग बदलता हुआ महसूस हो रहा था। फिर मैं घबरा गया। वहाँ से मैं वापस आया था और ये बात मैंने अपने उन साथियों को बताई थी। लैब में मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया गया। कहीं मेरे शरीर में कोई बदलाव तो नहीं आया? कोई बदलाव नहीं आया था। फिर मुझे अगले दिन दोबारा वहाँ पर भेजा गया। मैंने उस पिंजरे को ढूंढने की कोशिश की। वो छेद भी गायब था, वो पिंजरा भी गायब था, जबकि मुझे पहचान थी कि वो पिंजरा कहाँ पर होता है। उसके बाद मुझे वो तारकोल जैसा जीव वहां जमीन में रेंगता हुआ मिला। मैं तो दूर ही था, लेकिन जब वो मुझे नजर आया वो मेरी तरफ भागा। जैसे पानी का बहाव एक दिशा में बहता है ना, वो ऐसे मेरे पीछे था। मैं उस ग्लोब तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोका, मुझे पकड़ा, मेरे सामने एक आकार में खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, डरो मत, मैं आज़ाद हो गया सिर्फ तुम्हारे छूने से, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये दुनिया हमारी दुनिया है और यहां पर जो तुम चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन आगे जाना चाहते हो तो मैं मदद करूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने बस तुम्हें छुआ, तुम्हारे बारे में जानकारी ली, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो पहुंचा सकता था। उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरे साथ चला था, बिल्कुल मेरी परछाई बनकर। उस जगह से मैं काफ़ी आगे गया था, पहली बार गया था। वो मुझे रास्ता बता रहा था, बचने के तरीके उसे पता थे। वो इसके बारे में जानता था कि लोगों की चेतना शरीर नष्ट होने के बाद यहाँ से निकलती है। जो चेतना शरीर से अलग हो जाए, यानी कि आत्मा शरीर से अलग हो जाए, तो इसी रास्ते से निकलती है। लेकिन आत्माओं की यह दुनिया नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है, बीच में से निकलकर वो चली जाती हैं। कोई उन्हें छू नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं बात कर सकता था। वहाँ से निकलने वाले कुछ लोगों से मैंने बात की, कैसा एहसास होता है मरने के बाद। उन्होंने बताया एक गुफा नजर आती है, दर्द तो नहीं होता, लेकिन गुफा के अंदर से निकलकर ये जगह आती है। आगे क्या आएगा उन्हें नहीं पता था, और ना ही वो बता सकते थे, ना उस जीव को पता था। वो मुझे बाकी किसी पिंजरे के पास जाने नहीं देता था। वो कहता था किसी और पिंजरे को मत छूना, मैं अच्छा हूँ, बाकी अच्छे नहीं हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन मैंने बस उसे यही कहा, जैसे तुम्हें मैंने आज़ाद किया, उन्हें भी तो आज़ाद किया जा सकता है। वो नहीं चाहता था कि मैं किसी को आज़ाद करूं। वो मेरा दोस्त बन गया था। एक दिन में उसने कई जगह दिखाई थी, अलग अलग जगह। वहाँ पर अजीब तरह के मटेरियल थे, जिसे मैं छूता तो मुझे अजीब हल्कापन महसूस होता। ऐसा लगता जैसे गुरुत्वाकर्षण मुझ पर काम नहीं कर रहा। मैं हवा में लहरा सकता था, थोड़ा थोड़ा उड़ सकता था। मैं इतनी बार यहाँ का सफ़र कर चुका था, यहाँ के नियम मेरे समझ में आने लगे थे। वो मेरा दोस्त था और मैंने उसका नाम रखा था। उसे नहीं पता था नाम क्या होता है, लेकिन मुझसे जुड़कर जैसे मेरी भाषा अपने आप सीखी थी उसने, लेकिन नाम के बारे में जानकारी नहीं थी उसके पास। मैंने उसका नाम ब्लैको रखा था। उसने पूछा था ब्लैको का क्या मतलब है। मैंने कहा ब्लैको यानी कि काला, जैसे तुम काले हो ना, तुम्हारा बस एक आकार है, तुम मेरी तरह लग रहे हो, जैसे काले काले से। तुमने नकल उतारी है ना मेरे शरीर की, लेकिन तुम हो काले, तो तुम्हारा नाम ब्लैको। वो मेरे साथ होता, मेरी मदद करता, तब तक जब तक मैंने वो गलती नहीं की थी। मैं हवा में लहरा सकता था, लंबा सफ़र छलांग लगाकर तय कर सकता था, लेकिन एक गलती मैंने की, एक और पिंजरे को छूने की, जब वो मुझसे दूर था। और इस गलती के लिए वो बहुत गुस्सा था और कह रहा, तुम्हें नहीं पता तुमने ये क्या किया है। मैं तुम्हारी मदद कर तो रहा था, तुम्हें एक पिंजरे को छूने की ज़रूरत नहीं थी। तब भी उसने सच नहीं बताया था, लेकिन एक और उसके जैसा ही बाहर निकला था, जो मुझसे बात करना चाहता था।
मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैको मुझे उससे बात करने देना नहीं चाहता था। लेकिन क्यों? क्या उसका कोई राज खुल जाएगा, या उसे डर है कुछ पता लग जाएगा मुझे? लेकिन मैंने उससे जिद करके बात की। वो भी उसकी तरह साधारण ही था, मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वो मेरी मदद करना चाहता था, बिल्कुल ब्लैको की तरह। और मैंने पूछा, ये क्या है? तुम भी मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम एक दूसरे से इतना जलते क्यों हो? एक का नाम मैंने ब्लैको रखा था, दूसरे का नाम मैंने ब्लैका रखा था। ए और ओ का ही फर्क था। दोनों मेरे दोस्त, लेकिन आपस में झगड़ते बहुत थे, कारण नहीं बताते थे। मैं ये सारी जानकारी लैब में देता। मेरा शरीर कमज़ोर होने लगा था, क्योंकि बार बार मेरी चेतना मेरे शरीर से बाहर निकलती थी। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बार बार चाहते थे मैं वहां पर जाऊं, और मुझे महसूस हो रहा मैं जिंदा बचने वाला नहीं। अब वही दुनिया है। और ये बात मैंने ब्लैको और ब्लैक ए से कही थी। और फिर वो अकेले अकेले में मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने ब्लैको से अकेले में बात करना सही समझा, क्योंकि मैं उसे सबसे पहले से जानता था। और उसने कहा था, एक रास्ता है, तुम बच सकते हो। लेकिन वो तरीका मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, करके दिखाना चाहता हूं। मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसने कहा था, लैब में किसी को यह मत बताना, क्योंकि ये तरीका खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन वो मुझे इस परेशानी से बचा नहीं सकते थे। क्या कर लेंगे वो? मुझे यहाँ सिर्फ कैद ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे नुकसान ही होगा। शरीर तो मेरा उस लैब में है और वहाँ से मैं बाहर निकल नहीं सकता। लेकिन कोई तो तरीका था उनके पास, और उन्होंने मुझे कहा था, मुझे लंबे समय तक यहाँ रहना होगा। लंबे समय तक मैं यहाँ रहूँगा, उसके बाद सफ़र बहुत लंबा तय करना होगा। फिर एक तरीका है जिससे मैं बच सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा था कैसे, और ब्लैको ने कहा था, जैसे तुम अपनी चेतना को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, तुम अपने शरीर को भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक ऐसी ताकतवर चीज़ है जिससे चेतना टेलीपोर्ट हो सकती है। उससे ही तुम्हारा शरीर भी टेलीपोर्ट होगा। चेतना से ही तो शरीर जुड़ा होता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी दुनिया में किसी दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाएगा। वहां छिपकर तुम रह सकते हो, बचकर रह सकते हो। मैंने कहा, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। और ब्लैको ने कहा, कोई बात नहीं, इतने समय तक तुम यहां पर रहे, मेरी मदद की, मुझे आज़ाद करवाया, ब्लैक ए को आज़ाद करवाया, इतनी मदद तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन ये बात करते वक्त वो एक दूसरे से झगड़ते थे, लड़ते थे। लेकिन मुझे बचने का यही तरीका सही लगा। और उस दिन बिना बताए मैं इस दुनिया में ज़रूर था, लेकिन वापस जल्दी जाना नहीं चाहता था। मुझे 2 घंटे दिए जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था इतने में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन उस दिन 6 घंटे तक मैं आगे बढ़ता गया, हवा में उड़ता, लंबी छलांगें लगाता। वो काली ज़मीन से आगे, पर्वतों के पार, वहाँ गुफाओं के अंदर मुझे घुसना पड़ा। मैं डर रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था इन गुफाओं के ज़रिए ऐसी ताकत क्या मुझे मेरा शरीर दूर तक पहुंचाने में कामयाब होगी या नहीं। पेड़ों की जड़ें थी नीचे, जुगनों की तरह चमकने वाले फूल थे। एक फूल के बीच मुझे बैठने के लिए कहा गया, और उस फूल ने मुझे जकड़ लिया। उस समय मैंने ब्लैक ए और ब्लैक बी को झगड़ते हुए देखा, और ऐसे वो एक दूसरे को नोच रहे थे। अब सोच सकते हैं, तारकोल जो इंसानी शरीर में हो, चिपक रहे थे एक दूसरे के साथ, जैसे एक दूसरे को अलग ही कर देना चाहते हो। मैंने उस फूल के अंदर अपनी चेतना को वापस अपनी दुनिया में जाता हुआ महसूस किया, जैसे मैं धरती पर ही था। लेकिन तभी मैं होश में आया और उस फूल से मैं उठा। ब्लैको और ब्लैक इस सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ, तुम जाना नहीं चाहते, क्या हुआ? वो घबराए हुए, और मुझे गड़बड़ का एहसास हुआ था। कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतना पता लग रहा था यहां से मेरी चेतना को मेरी दुनिया में जरूर भेजा जा रहा है। लेकिन मैं उस समय तैयार नहीं था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
मैं वापस आया। ब्लैक ए मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन वापस आने के बाद मुझे मशीन से निकाला गया। फिर मुझसे वो पूछ रहे थे कि इतने लंबे समय तक तुम वहाँ पर क्यों थे। मैंने कहा मैं एक जगह पर फंस गया था, लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं। मेरी पल्स की रिपोर्ट उन्होंने दिखाई थी कि तुम्हारा शरीर मरने की कगार पर था। एक झटके में तुम मर चुके थे, लेकिन फिर एकदम से जैसे जिंदा हो गए। हुआ क्या तुम्हारे साथ? मैं उन्हें क्या बताता? सच में बताना नहीं चाहता था, और वो जान सकते थे कब मैं कुछ छिपा रहा हूं। मुझे इस एक्सपेरिमेंट से दूर वो करना चाहते थे। जानकारी उनके पास थी और मुझे महसूस हुआ मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे आज़ादी कभी मिलती ही नहीं। वो जो कुछ पाना चाहते उन्होंने वो पा लिया था, बल्कि अब किसी और पर वो एक्सपेरिमेंट करते। जानकारी उनके पास थी और मुझे दोबारा जेल में भेजा जाना था। मेरा सिर्फ फायदा उठाया जा रहा था। मैं उस लैब के साथ वाले कमरे में बहुत रो रहा था। ना सिर्फ मैं उस दुनिया में जा सकता था, बल्कि मेरे पास मौका था। मैंने वो मौका भुनाया क्यों नहीं? मैं क्या करूं? रात के वक्त मैंने उस दरवाजे को खोला क्योंकि मैं बाहर निकल सकता था। मैं उस लैब में छिपते छिपाते पीछे वाले उस बेड पर पहुंचा। मैंने जल्दी से वो हेलमेट लगाया था। पाइप्स मैं लगा नहीं पाया था क्योंकि एक बार मैं वहां पहुंचना चाहता था, चाहे मैं मरूं या जिंदा रहूं। मुझे यह करना था। जैसे ही मैंने बटन दबाया, मैं पहुंच गया उस दुनिया में और ग्लोब से जल्दी से मैं बाहर निकला था। अब मैं वापस नहीं आ सकता था। सोच में मैं पड़ा हुआ। ब्लैक ए और ब्लैक ओ मुझे देखकर खुश थे। वो मुझे कह रहे थे आपको वहां जाना चाहिए, लेकिन मैं उन पर भी भरोसा करूं या नहीं मुझे नहीं पता था। मैं उनके साथ उसी जगह गया था। उन गुफाओं में उस फूल के सामने खड़ा होकर मुझे महसूस हुआ था मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे उस फूल में बैठना पड़ा और फिर भगवान को याद करके मैंने कहा था मेरी किस्मत में यही सही। फिर मेरी आंखों के सामने वो रोशनी चमकी थी। पूरी तरह से मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में महसूस किया। अचानक मेरी आंखें खुली। मैं एक अस्पताल में था। नर्स मेरे चारों तरफ थी। मुझे सीपीआर दिया जा रहा था, लेकिन मैंने उन्हें धकेला और मैं बोला मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये कौन सी जगह है? मैं लैब में नहीं हूं। वो हैरान थे। लोग काफी ज्यादा थे वहां पर और डॉक्टर भी मेरी तरफ देख रहे। ये तो चमत्कार हो गया। ये जिंदा बच गया। मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन तब कुछ लोग जो मुझे गले से लगा रहे थे। मैं पूछ रहा ये कौन है? वो औरत कहने लगी मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी बीवी हूं। ये देखो तुम्हारा बेटा। मैं सारी तारें निकाल रहा था, पाइप निकाल रहा था। मैं खड़ा हुआ था। डॉक्टर मना कर रहे, लेकिन मुझे खुद को देखना था। सामने वाले उस आईने में मैंने खुद को देखा था। ये मेरा शरीर था ही नहीं। मैं इस दुनिया में जरूर आया था, लेकिन मेरा शरीर बदला जा चुका था। और तब मैंने महसूस किया वो वापिस तो भेज चुके हैं, लेकिन किसी और के शरीर में। और यकीनन जैसा मैंने पता किया, ये आदमी पिछले 50 दिनों से कोमा में था। बचने के कोई चांस थे ही नहीं। दिमाग में चोट लगी थी। लगभग ये मर ही गया होगा, या कहूं उस दुनिया में वो सफर ये कर चुका होगा, बस मशीनों के जरिए से जिंदा रखा गया था। मेरी आत्मा को, मेरी चेतना को इसके शरीर में डाला गया उस फूल के जरिए। मैं तो जिंदा हो चुका था और आजाद भी, जैसा उन्होंने वादा किया था, और एक नए परिवार के साथ जिसकी मैं कामना करता था। एक बेटा जो इस शरीर से हुआ होगा, मेरा ही तो बेटा है, और एक बीवी। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं इनके सर पर चोट लगी है। ये अजीब सी बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्हें सब कुछ याद आएगा और मैं उस परिवार के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था। एंजेला बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा कहती तुम बदल गए हो। मैं उसे सच कैसे बता सकता था? मैं सच में बदल गया था, लेकिन इस जिंदगी को मैं चाहता था।
तो एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप जरूर बनूंगा। 4 महीने में सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे इस शरीर ने, या अब से कहूं कि मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं था, तो मैं किसी परेशानी में था ही नहीं। जिंदगी को ऐसे ही जीने लगा था। सुबह काम पर और शाम के वक्त मैं अपने परिवार के साथ उस पब्लिक पार्क में जाया करता था। अपने बेटे को खेलता हुआ देखता था, अपनी बीवी को भी खुश देखता था। और मेरी बीवी ये कहती, पहले तुम बड़े गुस्सैल थे, कभी कभी हाथ उठाया करते थे, अब बिल्कुल बदल से गए हो, अच्छा लगता है। मैं सिर्फ मुस्कुराता। और उस शाम भी मैं उस कुर्सी पर बैठा हुआ था। अचानक कोई मेरे साथ आकर बैठा और उसने मेरे कंधे पर अपनी कोहनी रखी और मैंने कहा, जी ये क्या बदतमीजी है। तभी वो चेहरा जब मैंने देखा, मेरी आंखें खुल गईं। ये कैसे संभव है? ये मेरा पहले वाला शरीर था, लेकिन ये तो मर गया होगा। वही टैटू, वही निशान। और फिर वो आदमी मुस्कुराया जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था और कहने लगा, कुशल, पहचाना नहीं मुझे? मैं ब्लैको। तुम्हारा शरीर भी तो तभी मिलता जब तुम उस शरीर को छोड़ते। मैं बस तुम्हें बताने के लिए आया था। मैं उस जगह से आज़ाद हो गया। जैसा कि मैं कहता था, वहाँ से आज़ाद होना मुश्किल नहीं होगा, थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। मैं तुम्हें ताकत दे सकता था, लेकिन वो ताकत खुद के लिए संभाल कर रखनी पड़ती है। शरीर को अब मैं थोड़ा बदल भी सकता हूँ। उसने मेरे सामने अपने चेहरे को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया। वो रूप बदल सकता था, शरीर को बड़ा या छोटा कर सकता था। और फिर उसने कहा, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन उस खास चीज़ को करूँगा जो मेरे पूर्वज भी यहाँ करते रहे हैं। उनके महान नाम लिए जाते हैं और मेरा नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। और मिलो ब्लैक ए से भी। वैसे मैं इससे चिढ़ता था क्योंकि ये मेरा छोटा भाई था। अब ये भी यहीं पर है। जो आज़ाद हुए हैं वो हम दो ही हैं और कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं तुमसे जल्द ही, जब सही समय आएगा। ये कहकर दोनों उठकर आगे बढ़ चुके थे। और पता नहीं उस भीड़ में उन्होंने कौन सा रूप अपनाया, कहीं लोप ही हो गए। और मैं स्तब्ध था वहां पर। जो मैंने देखा था उस पर मैं यकीन करता तो कैसे करता। मेरी जिंदगी भी बदल चुकी थी। लेकिन अगर वो ऐसे जीव हैं जो पिंजरों में कैद होते हैं, उस दुनिया से इस दुनिया में आ नहीं सकते, तो मेरे जैसे इंसान जो वहां तक पहुंच पाते हैं, वो उन्हें एक रास्ता देते हैं। वो मेरे शरीर में तभी आ सकता था जब मैं अपना शरीर छोड़ता। और उसने मेरी मदद सिर्फ इसलिए की ताकि मुझे एक नया शरीर मिले और बदले में उसे भी एक शरीर मिले जो हमारी इस दुनिया का हो। और वो दूसरा उसका भाई किसके शरीर में आया होगा? किसी और को भी उन्होंने ज़रूर फंसाया होगा। और मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया था। मुझे पता लगा एरिया 51 में ऊपरी हिस्से में बड़ा धमाका हुआ है, कत्लेआम हुआ है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बताई नहीं जाती। अब मैं समझ पा रहा था वो कैसे हुआ होगा। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं अपना असली नाम सही से किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी नई पहचान है। मैं दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता। वैसे किसी के पास कोई सबूत भी नहीं है कि कोई मुझे पकड़ सके, और मैंने कोई चोरी नहीं की है। कैसे साबित करेंगे कि मेरी ये चेतना एक नए शरीर में है? लेकिन मैं सबको सतर्क करना चाहता हूँ। वो जीव साधारण जीव नहीं है। अगर वो एक शरीर लेकर यहाँ पर आए हैं तो इतिहास की तरह कुछ बड़ा करने आए होंगे। वो कौन से लोग थे इतिहास में जिन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया? जो उनके जैसे होंगे क्या करना चाहते हैं? क्या आप कमेंट्स में बता सकते हैं कुछ ऐसे महान लोग जिन्होंने या तो कुछ बड़ा किया हो या कुछ तबाही मचाई हो? वो नाम क्या हो सकते हैं?